स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन आप सभी लोगों का है जो भी यहाँ पर जुड़े हैं। और आपको बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर ललित, मैं पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स और ये बैच का नाम है आपके सामने अभी प्रणय बैच। हम इसकी बात करेंगे प्रणय बैच की और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को आज मिलने वाला है। तो विदाउट एनी डिले सबका स्वागत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो। तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा सवालों का। प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार उसके कार्यालय की दूरी कितनी है? उसके कार्यालय की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर? बहुत सिंपल सवाल है, याद रखिएगा। एक आदमी है, उसका यहां से घर है और अपने घर पहुंचता है ऐसे। उसने कहा अगर वो 5 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाता है, प्रति किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाता है, तो वह अपने कार्यालय 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वह 6 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो वह अपने कार्यालय 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि उसके कार्यालय की दूरी कितनी है। देखो, इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर 5 किलोमीटर की और 6 किलोमीटर की स्पीड के बीच में कितना अंतर है? आपने कहा सर 6 मिनट ये और 2 मिनट ये, टोटल 8 मिनट का डिफरेंस है, क्योंकि 2 मिनट पहले पहुंचा और 6 मिनट बाद पहुंचा। तो इन दोनों चालों से चलने पर उस समान दूरी को 8 मिनट का डिफरेंस आता है। ये बात समझ में आ रही है? अगर वो 5 से जाए और 6 से जाए, दोनों दूरियों से, दोनों चालों से चलने पर जो उसका डिफरेंस है वो कितना है? वो 8 मिनट का है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 मिनट का है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका टाइम निकालूं और इसका टाइम निकालूं, कितना लगा, और दोनों को घटा दूं तो 6 मिनट आना चाहिए। यही तो मतलब है। आपने कहा बिल्कुल। तो अगर हम पहले 5 किलोमीटर स्पीड से माने कि वो 5 किलोमीटर की स्पीड से गया होगा, तो आप सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज मैंने एक्स मानी, तो अगर मैं पहले 5 किलोमीटर वाली स्पीड से बात करूं तो कितना टाइम लगा होगा? T1। आपने कहा सर इसमें दूरी जो थी वो x थी और समय लिया उसने 5 घंटे। अगर मैं 6 किलोमीटर वाली से बात करूं, दूसरे में कितना समय लगा होगा? आपने कहा कि सर दूरी सेम थी और समय जो चाल थी 6 घंटा। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है बस। तो अगर मैं बदलूं x/5 माइनस x/6 बराबर 8 मिनट होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ घंटे में चल रहा है, इसलिए इसको भी आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। 60 का मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, देन ये क्या हो जाएगा? घंटे में हो जाएगा। अगर हम आप इसका एलसीएम लें तो 30 एलसीएम आपके सामने आया, 5 छंग 30, 6x माइनस 6 पंजे 30, 5x बराबर ये। और अगर हम बात करें यहां से आपको x की, x इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 30/60, 30 दूनी 60, 2 चौके 8। तो डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? कोई ऐसा साथी जिसको समझ में ना हो तो ही और शी में आस्क। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल समझ में आए? एक भी सवाल में कोई गड़बड़ हो तो प्लीज लेट मी नो। वैसे मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ आपकी नहीं होगी, यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि वो पहले पहुंचता है और बाद में पहुंचता है, इन दोनों में क्या मतलब है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसके आधार पर हम सवाल को करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। यदि x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो, तो x प्लस ए क्यूब माइनस 1/x माइनस ए क्यूब का मान क्या होगा? तो देखो, बहुत सिंपल सी थ्योरी यहां पर आपके सामने लिखी गई है। अगर मैं यहां से कोई भी वैल्यू निकालता हूं, जैसे आपने देखा कि भाई x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1 है, तो अगर मैं यहां से कोई भी वैल्यू निकालूं, आपने कहा ओके x माइनस बी निकालूं तो क्या हो जाएगा? आपने कहा 1/x माइनस का ए नीचे चला जाएगा, या फिर अगर आप x माइनस का ए निकालना चाहें तो b नीचे आ जाएगा। और आपके सामने दूसरी क्वेश्चन क्या दी थी? ये वाली, कि भाई a प्लस बी माइनस बी प्लस 5 बराबर 0। अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि अब यहां से वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? इसको उधर भेज दें तो b माइनस का a बराबर 5। दोनों बात समझ में आ गई? पहली बात क्या समझ में आई कि इक्वेशन x माइनस बी इज इक्वल टू 1/x और b माइनस ए इज इक्वल टू 5 है। तो अगर हम पुट करें, सवाल में क्या पूछा था मुझसे? ये वाली वैल्यू पूछी थी, x प्लस ए क्यूब
-1/x/a³। तो क्या हम इक्वेशन नंबर, अगर मैं इसको मानूं 1, इसको मानूं 1, इसको मानूं 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं हेल्प लूं तो क्या कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं आपसे इक्वेशन नंबर 1 ये रही और 2 ये रही, तो क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना x माइनस ए का होल क्यूब माइनस x माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू x क्यूब इंटू माइनस 1/x माइनस ए क्यूब। बस अब इसको ओपन कर देते हैं, और ओपन करेंगे तो क्या आता है ये शायद आपको पता है, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। बस अब इसको सॉल्व कर दें, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इजीली द आंसर इज व्हाट? दैट इज जी सी 125 बताया जा रहा है। 125 क्यों बताया जा रहा है भाई आपको? 125 क्यों बता रहे हैं आप लोग? इट मस्ट बी हाई। अगर आप इसको ऐसे भी देखेंगे ना, देखो a माइनस बी, अगर आप ऐसे भी निकालेंगे देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्वेश्चन। तो मैंने इसको क्या काम किया, अब मुझे इतना पता लग गया तो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी सीधी सीधी। अब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? आपको फॉर्मूला शायद पता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी की हेल्प से हम इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो क्या बनेगा अगर मैं बोलूं x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, इसको कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा? आपने कहा कि सर अंदर बचेगा हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर, और ठीक है x माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे क्या हो रहा है? x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है भैया, अब बस वैल्यू में x माइनस ए की वैल्यू सॉल्व कर ले, b माइनस ए का मान पुट कर दो, तो यू विल गेट व्हाट? दैट इज 5 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, देन b माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट? 5। तो आपने देखा 5 इंटू बी माइनस ए 5 का स्क्वायर प्लस 3, 5 पंजे 25, 3 28, और 5 इंटू 25 प्लस 3, 5 गुणा 28 बराबर 140। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी। सवाल थोड़े से बड़े तो होंगे लेकिन आपको करना आना चाहिए। एक और सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल एक और है, ये आजकल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो तो 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान बताओ। इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी सेम ही सवाल है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना होगा। आप सभी जानते हैं, अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ शायद आपको फॉर्मूला भी पता हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3 होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपने सबको एक साथ कर लिया, जैसे लिखा भी एक साथ लिखा, देखो ये ऐसे लिखा है 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर, तो क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस 2c, और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, इसको सेपरेट कर दिया, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1। अब हमने क्या हुआ, सबको एक तरफ ले गए, ए को एक साथ, बी को एक साथ, सी को एक साथ रख दिया। तो ये क्या बनेगा? आपने कहा ए स्क्वायर, जब ये 2a इधर गया तो माइनस का 2a और ये प्लस का 1, एक तो ये बन गई यहां से। बी को देखा प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का बी था तो प्लस का 2b और प्लस का 1, ये क्या था तीसरा वाला प्लस का सी स्क्वायर, इसको इधर लेके गए तो 2c प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने ये इक्वेशन आ गई, एक
2। अब शायद आपको दिख रहा होगा, तो ये शायद a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। अगर आपसे कहूं तो क्या बनेगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये क्या बनेगा, आपने कहा b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा आगे वाला, c प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस इसको इस तरह से कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहां पर देखो a का वैल्यू निकालना है। अगर मैं a का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1। इसके दो तरीके हैं, या तो आप सीधा पुट कर दें कि a माइनस का 1 बराबर 0, तो a बराबर 1, या तो ऐसे निकाल लो। नहीं तो आप a की ऐसी वैल्यू पुट कर दो जो 0 बन जाए, तो जब भी 1 पुट करोगे ऐसे हमने देखा तो a का वैल्यू 1 निकला। b प्लस 1 बराबर 0, होल स्क्वायर को 0 क्यों कर रहा हूं मैं, जब इसका स्क्वायर भी करोगे इधर जाके तो वो 0 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना बना, -1। ऐसे c प्लस 1 बराबर 0, तो c इज इक्वल टू कितना बना, -1। तो आपको a b c के तीनों वैल्यू पता लग गए। क्या था, 0 सॉरी 1 -1 और -1। इस वाले इक्वेशन का मान पूछ रहा था आपसे, पुट कर दें तो क्या हुआ, आपने कहा कलर चेंज करके करते हैं। आपने कहा ओके 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था 1, -3b, माइनस का वैल्यू -1b का, और c का वैल्यू -1 था, प्लस 4 इंटू -1। तो क्या हुआ, तो 2 प्लस का 3 माइनस का 4 बराबर 3, और 2 5 में से 4 गया, तो राइट ऑप्शन इज 1। क्लियर है बच्चे, बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे देख के सवालों को दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं कि चलो भाई सवाल आज ज्यादा भारी हो रहे हैं। तो ये सवाल आपको करने होंगे एग्जामिनेशन में, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सुपर टेट में भी इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा समझना है चीजों को, और आपके सवाल अपने आप होते चले जाएंगे। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सी, दैट इज 1। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक वर्गाकार आधार वाले एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब देखो इसको पहले बना देता हूं मैं कैसे। एक वर्गाकार आधार, यानी ये ऐसे है, एक वर्गाकार आधार की बात हो रही है, तो ये है एक वर्गाकार आधार ऐसे। उसने कहा एक लंब प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं यहां पर आके मिले ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये प्रिज्म हो गया। उसने कहा इसकी जो ऊंचाई यानी यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है ऐसे, ये वाली। यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 608 है, तो आपको उसका आयतन बताना कितना होगा। तो देखते हैं, कुल वर्ग आधार का जो आपको दिया है पृष्ठ का क्षेत्रफल 608, आपको बताना है इसका पृष्ठ का तो दिया आयतन कितना, यानी आपको इसकी भुजाएं पता होनी चाहिए। और आपको बता दूं, अगर आप किसी भी प्रिज्म का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हो, टोटल सरफेस एरिया निकालते हो, तो वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। अब TSA का टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, यानी जो इसका संपूर्ण पृष्ठ है वो, और आधार के क्षेत्रफल का डबल कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। अब भाई मुझे तो अब सरफेस एरिया भी नहीं पता इसका, है ना। अब सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो उसको बता देता हूं। जो भी सरफेस एरिया होता है, अगर आपको कोई चीज का सरफेस एरिया निकालना होता तो क्या है, अगर मैं घनाभ की बात करूं तो कैसे निकालते हो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू ऊंचाई, ऐसे तो करते हो, बस यहाँ पर वही है। तो क्या करेंगे, परिमाप आधार का मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा CSA, और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बस आपको एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला कैसे जनरेट हुआ ये समझने की आवश्यकता होगी। तो अब सवाल में वैल्यू पुट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया कितना है, आपने कहा 608 बराबर, अब CSA कैसे निकालोगे, आपने कहा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का परिमाप कितना होता है, आपने कहा सर परिमाप होता है इसका कितना, भाई सपोज परिमाप जो है भुजा 4 है इसकी, तो 4a तो हो गया, तो आपने कहा 4a। हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी थी 15, और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस कितना होगा, आपने कहा कि जो भी एरिया है वो होता है A², उसका डबल। बस आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनी, आप इसको इधर लिख देता हूं, 2a² प्लस 60a
इज इक्वल टू 608, 2 से डिवाइड कर दो तो a स्क्वायर प्लस 30a इज इक्वल टू 2 3 6 0 और 4 304। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 30a माइनस का 304 बराबर 0। अब आपको 304 की ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको अगर आप तोड़ें तो आपको क्या मिले, आपको दोनों को जोड़ें तो कितना मिले, सॉरी घटाएं तो 30 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें 304 आए। तो शायद वो ऐसे होंगे a स्क्वायर प्लस 38 माइनस का 8 इंटू a माइनस 304 बराबर 0। बस हो गया सवाल। अब तो क्या हुआ, तो आपने कहा ओके सर कोई प्रॉब्लम, इधर कर देते हैं। क्या देखा, तो a स्क्वायर माइनस प्लस 38 a स्क्वायर प्लस 38 a माइनस का 8a माइनस का 304। तो क्या आया वैल्यू, आपने a कॉमन निकाला तो a प्लस 38, यहां से कॉमन निकाला 8 तो a प्लस 38, तो यानी a प्लस 38 और a माइनस का 8। तो अब या तो होगा a, एक मिनट रुकिएगा, इसमें क्या दिक्कत हो गई, एक मिनट रुकिएगा, कुछ दिक्कत हो गई। डन। ओके, तो a माइनस या तो a बराबर 8 या a बराबर माइनस का 38। और आप सभी जानते हैं कि अगर आप भुजान निकालने की बात करते हो, किसी भी चीज की अगर आप भुजान निकालने की कोशिश करते हो तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ये तो आप सब जानते हैं कि कभी भी किसी चीज की भुजान निकालोगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लंबाई हमेशा प्लस में चलती है। तो अब प्रिज्म का आयतन निकालना, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये तो मैंने बताया ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हुआ, आपने कहा कि सर एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, ए आपको पता है कितना है, आपने कहा सर हमने तो अभी निकाला था 8, तो 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ बेस, तो ये हो गया। और हाइट कितनी है 15, तो 8 8 64 गुणा 15, तो 15 चौके 60 और 15 छिक्का 90 और 96 960 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बड़ा सवाल था, एंकर सवाल था। कमेंट किसी का मुझे नहीं दिख रहे, कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं, सवाल बड़े बड़े हैं तो इसलिए कुछ घबराहट तो नहीं हो रही है आप लोगों को। अगर आप कहेंगे तो हम आसान सवाल ले आएंगे, अगर आपको लग रहा है कि सवाल सर बहुत भारी है तो हम आसान सवाल ले लेंगे कल को। जी, आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहा किसी का भी, एक बार दोबारा से कमेंट शुरू करता हूं। आज आपके कमेंट्स मुझे शो क्यों नहीं हो रहे हैं, ये कर ही नहीं रहे कमेंट, आ ही नहीं रहे कमेंट्स आप लोगों के। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। क्वेश्चन है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी विपरीत दिशा से चल आ रही है को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। कोई बात नहीं, स्टडी जीतू। देखते हैं, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की एक रेलगाड़ी गति से चल रही है और उसके सामने से उसकी आधी लंबाई, यानी उसकी लंबाई अगर 50 मीटर, तो सामने वाली जो है उसकी आधी है, जो वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, तो उसके विपरीत दिशा में चल रही है और उसको पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ क्या होगी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखो आपको ट्रेन की लेंथ नहीं पता है, ओ ओके विभा आप ध्यान से देखो बच्चे को, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अब देखो समझने की कोशिश करना भाई, ये वाली कहानी कुछ इस तरह से, एक ये रेलगाड़ी है ऐसे जो इधर को जा रही है, ऐसे सपोज करते हैं एक रेलगाड़ी इधर से इसकी आधी लंबाई की इधर को आ रही है ऐसे। तो उसने क्या कहा भाई, अगर इसकी लंबाई x मीटर है तो इसकी लंबाई तो x/2 हो जाएगी। तो देखो ना, इसकी लंबाई x मीटर है तो दूसरी वाली तो उसकी आधी है। और आप जब जानते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चीजें गतिमान होती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है, वो क्या होती है, वो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। ये तो पता है ना आपको कि अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो सापेक्ष है वो जुड़ जाती है।
तो 48 इधर से और 42 उधर से, तो सापेक्ष चाल कितनी बनी? आपने कहा 48 प्लस 42 बराबर 90। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, लेकिन हमारी ट्रेन की लंबाई तो मीटर में है, हमारी ट्रेन की लंबाई तो मीटर में है। तो मैं क्या करूं, मैंने इस 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदल दिया, 18 पंजे 90। तो जो चाल है, रिस्पेक्ट रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है, वो 25 मीटर पर सेकंड की है। तो आपको स्पीड पता लगी कितनी है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, जब दो ऑब्जेक्ट, ये दोनों रेलगाड़ियां हैं ऐसे, जब वो एक दूसरे को ऐसे पार करती हैं तो कितना दूरी चलती हैं, शायद आपको पता हो। ये दो रेलगाड़ियां हैं, अब ये इसके मुंह से मुंह पे खड़ी है एकदम, जब इसको पार करने में कितना चलेगी? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर। तो पार करने में डिस्टेंस कितनी कवर होगी? आपने कहा कि सर x प्लस का x बटा 2 मीटर, आप कह सकते हैं 3x/2, इतना डिस्टेंस कवर करेंगी। यानी वो रेलगाड़ियां 3x/2 मीटर की दूरी चलेंगी पार करने में, और स्पीड क्या होगी? आपने कहा 25। तो अगर मैं दोनों रेलगाड़ियों में को पार करने में लगा समय कितना है? 12 सेकंड है। उसने ये तो बोला कि दोनों रेलगाड़ियों को जो पार करने में लगा समय है वो है 12 सेकंड। तो अब बताओ, तो जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही हैं तो मतलब क्या है? तो उसने कहा भाई 12 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन रिलेटिव स्पीड कितनी है? 25 है। तो अगर मैं 25 में 12 की गुणा करूं तो 12 पंजे 60 और 12 दूं 24 30, 300 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि पार करने में कितना समय लगा, आप सभी जानते हैं कि सर जितना भी समय लगेगा, जो टाइम होता है वो क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम कितना लगा? 12 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी थी? 3x/2, और स्पीड कितनी थी? 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो हो गया। तो आपने कहा ओके, इसको उधर भेज देते हैं, इधर कर लेता हूं। अब क्या हुआ? तो 3x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 25, और 3 को भी इधर भेज दिया, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200। तो यानी x बराबर 200, यानी इस रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, इस वाले की 100 मीटर है। इज इट क्लियर? अब उसने सवाल इतना नहीं दिया, उसके आगे भी चला है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आगे भी चला। आगे क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ कितनी है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकालेंगे? आपने कहा सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको स्पीड पता है कितनी है। आपने देखा सर स्पीड तो हमें पता है कितनी है, कि अब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो उसने कहा पहली वाली रेलगाड़ी 200 मीटर की है, तो दूसरी वाली उसने कहा सर जी 45 सेकंड का समय लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर मैं बोलूं प्लेटफॉर्म की लंबाई y है तो क्या करेंगे? तो 200 मीटर का रेलगाड़ी और सपोज करते हैं y मीटर का प्लेटफॉर्म, और बराबर कितना देर में पार हो रहा है? आपने कहा कि सर 48 सेकंड में, 48 की स्पीड थी उसकी। अब 48 की स्पीड को हमने बदल दिया मीटर में, 5/18, और उसने 2 पार कितने में चला गया? 45 सेकंड में। अब इसको 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 24 दूनी 48, तो 48 5 पंजे 25 और 48 दैट इज 600। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ? 600 माइनस का 200। तो यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप इस तरह के सवालों को करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर समझ में आनी शुरू होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई पूरी? मैंने क्या किया है, क्योंकि उसने बोला ना 200, भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई ये हो गई मीटर, भाई प्लेटफॉर्म में, तो ये प्लेटफॉर्म में रेलगाड़ी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई? उस रेल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता नहीं, तो उसको मैंने y मान लिया। तो टोटल चली गई दूरी बराबर क्या होता है? 48 किलोमीटर की स्पीड है, स्पीड को मीटर में बदल दिया और इसमें समय की मल्टीप्लाई कर दी, जो लग रहा था 45 सेकंड का समय। तो आपको डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू डिस्टेंस स्पीड होता है ना। बस क्लियर, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, लग रहा है सवाल थोड़े से आज भारी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लग रहा है करने में। क्वेश्चन, यदि p माइनस क्यू का 50% प्लस p प्लस क्यू का 30% और q बराबर p का x% हो तो x का मान बताओ। इफ 50% ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस क्यू एंड q इज इक्वल टू x% ऑफ p। याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो q है
वो p का x% है, तो x का मान बता दो क्या होगा। बच्चे आ रहे हैं आज, सब क्वेश्चन को देख रहे हैं और तुरंत निकल रहे हैं, इसीलिए तो लगता है कि आसान क्वेश्चन पढ़ाने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जब जितने सिंपल क्वेश्चन पढ़ाते हैं जिनके आंसर आप आसानी से कर लेते हैं उनमें बच्चे टिकते हैं। अब जो सवाल उनसे नहीं होता वो मास्टर तो बहुत टाइम ले रहा है भाई, और वो निकल लेते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल को समझते हैं। उसने बोला p माइनस क्यू का 50% किसके बराबर है, p प्लस क्यू के 30% के। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो क्या बना, आपने कहा 5p माइनस का 5q इज इक्वल टू 3p प्लस का 3q। ये सवाल है, बात समझ में आ गई भाई? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, हाँ जी, जी बताइए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, तो मैंने p को इधर रख ला, q को उधर भेजा, तो क्या हुआ, 5p माइनस का 3p इज इक्वल टू 3q प्लस का 5q, यानी 2p इज इक्वल टू 4q। या आप कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2q 4q। तो यानी p जो है वो 4 गुना है, तो आप समझ लो जब p गुना 4 गुना है तो इसका मतलब क्या है, तो जब ये p बराबर 4 गुना तो q कितना हो गया, आपने कहा p बटा 4, या p बटा p गुना 1/4, 1/4 क्या होता है, 25%, 25% होता है ना। हाँ जी, जी समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जी ओके, ओके क्लियर है, आसान था। आगे बढ़े एक और सवाल की तरफ, चलिए वन मोर। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, तथा यदि ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगा। इसमें जी, इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तदनुसार ए बी तथा सी की आयु क्रमशः कितनी होगी, 18 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, या 22 वर्ष, 20 वर्ष, या 18 वर्ष। जी यस, सन्नाटा है चारों तरफ। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। अब देखो समझने की कोशिश करना, अगर मैं बोल रहा हूं ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो उसका मीनिंग क्या है कि भाई ए प्लस बी की औसत आयु बराबर कितनी है, 20। ऐसे ही बी प्लस सी की औसत आयु कितनी दी है, उसने बोला है, आगे कुछ और लिखा उसको देखो, उसने बोला तो औसत 19 वर्ष। अगर ए को सी से बदल दिया जाए, नहीं ए की जगह सी पुट कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो गया ना, तो 19 वर्ष हो जाएगा। इसमें सी और ए की औसत आयु कितनी है, उसने कहा 21 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हुई, 20 गुना 2 बराबर 40, 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, टोटल कितना हुआ, आपने कहा कि सर ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 है, बी प्लस सी इज इक्वल टू 38 है, और C प्लस ए इज इक्वल टू 42 है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या बनेगा, आपने कहा 1A 2A, 1B 2B, और 1C 2C।
इज इक्वल टू 40 प्लस का 38 प्लस का 42। तो यानी 2 को मैं बाहर निकाल लूं तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 120। तो यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120/2 बराबर 60। यानी a तीनों की आयु कितनी है, 60 है। क्लियर है, तीनों की आयु कितनी, 60 है। उसने क्या बोला है, तीनों की आयु अलग अलग बताओ। अगर मैं बोलूं कि जब a प्लस बी प्लस सी की आयु 60 दी हुई है तो आपको निकालनी a की आयु। तो अगर मैं इसमें से b और c की आयु कितनी है 38 घटा दूं तो कितनी मिलेगी मुझे, 22। मोटी सी बात है। अगर मैं तीनों की तो 60 साल है, अब 2 की कितनी थी, बी और सी की 38, तो 60 में से अगर मैं 38 कम कर दूं तो ए की आयु 22 वर्ष, तो ए की 22 वर्ष है। अब बी की देखें तो बी की कितनी आएगी, आपने कहा तीनों की तो थी ए बी सी की 60 वर्ष, अगर इसमें से मैं ए और सी की निकाल दूं, ए और सी की 42 वर्ष निकाल दूं तो कितनी आएगी, आपने कहा 18 साल। ऐसी तीनों की कितनी थी, ए बी और सी की 60 वर्ष, अगर मैं इसमें से ए बी की घटा दूं, ए बी कितनी है, दैट इज 40 साल, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 20 साल। तो यानी आपको सारी मिल गई। क्या कहा मिला कि ए की आयु 22 है, बी की आयु 18 और सी की 30 है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, नहीं 22 20 18 नहीं है, आपने बी की आयु तो 18 वर्ष है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं सवालों को, मुश्किल नहीं है। थोड़े से बड़े सवाल हैं, लेंथी सवाल हैं, लेकिन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक और सवाल आपके सामने, 8 बच्चों के एक समूह में प्रत्येक बच्चा अन्य प्रत्येक बच्चे को उपहार देता है। यदि कुल उपहारों की संख्या 132 हो तो बच्चे की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। यदि कुल उपहारों की संख्या 132 हो तो बच्चों की संख्या बताओ। हाँ इजी है, लेकिन घबरा रहे हैं बच्चे, बार बार आ रहे हैं, कम से कम बहुत बच्चे क्लास में और फिर तुरंत छोड़ के भी चले गए हैं। हाँ जी, बच्चों के एक समूह में प्रत्येक बच्चा अन्य प्रत्येक बच्चे को उपहार देता है। यदि कुल उपहारों की संख्या 132 हो तो बच्चों की संख्या क्या है, 13 10 11 12। तो देखिए ऐसे सवालों को करते समय बहुत ही सिंपल तरीका है, आप जब भी इन सवालों को करें तो बस एक चीज को याद रखें कि ये बच्चे हैं कितने, ये पूछा, और बच्चों जो उपहार देते वो 132 उपहार देते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था और मुझे उम्मीद है कि ये आपका जवाब आसानी से आपको मिला भी होगा। तो देखते हैं जवाब तेजी के साथ क्या मिलता है, ए बी सी या डी। चलो देख लेते हैं अभी क्या मिलता है जवाब आपका इस सवाल का। इजी सवाल है, इसको एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। देखिए जब भी बच्चों की संख्या आपको निकालनी होती है ना तो वो n होती है और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 बराबर टोटल प्राइस, टोटल गिफ्ट। क्या होता है, n इंटू n-1, बहुत बढ़िया क्लिस, n इंटू n-1 बराबर टोटल गिफ्ट। अब n कितना था आपने कहा पता नहीं, लेकिन ये पता था कि n स्क्वायर माइनस का n बराबर 132 था, तो उसको उधर ले आए तो क्या बना, आपने कहा n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 132 बराबर 0। ओके, अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं, 132 के ऐसे दो फैक्टर कर दो जिनको घटाने पर तो 1 आए और मल्टीप्लाई पर 132 आए। तो आपने ऐसे दो फैक्टर ढूंढे तो 11 गुणा 12, ये तो 11 गुणा 12 भाई, 11 गुणा 12 132 तो होता है। अगर 11 की गुणा 12 से करोगे तो 132 तो होगा, या तो आप ऐसे फैक्टर कर लो, और नहीं तो सिंपल सी कहानी है 132 के अगर आप बेसिक करो ऐसे लगातार, क्या होनी चाहिए, लगातार कॉन्जुगेट मल्टीपल होनी चाहिए, कॉन्जुगेट मल्टीपल। तो आपने कहा कि सर वो मल्टीपल होंगे 11 और 12, तो जो बड़ी वाली संख्या है ना बस वही आपका आंसर होगी। तो या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो फैक्टर से भी करा देता हूं। तो आपने कहा n स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 11 माइनस का 132, साथ में इसमें n भी लगा दो। तो आपने यहां से n बाहर निकला तो n माइनस का 12, यहां से आपने 11 बाहर निकला तो n माइनस का 12, तो n बराबर 12 और
n बराबर माइनस का 11, तो 12 आप चूज कर लेंगे। और नहीं तो सिंपल तरीका क्या, फैक्टर ना करके आप क्या करेंगे, सिंपल जो संख्या दी है बस उसके फैक्टर करो। कैसे, जो लगातार हो, दोनों बराबर साथ साथ के हों। तो अपने 11 और 12 है, तो बड़ी वाली संख्या ले लो, वही बच्चों की संख्या होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी दोस्त को? चलो बहुत अच्छी बात। एक और, हाँ हाँ, करनी का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, करनी का आना चाहिए आपको। क्वेश्चन है ये, रूट यहीं तक है भाई, आगे नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का सरलतम मान आपको बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब तो आप मुझे दे ही देंगे, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। चॉइस आपकी है, सवाल आपके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल जो आसानी से हमें मिल जाएंगे। जी, ओके। सवाल आपके समक्ष रख दिया गया है, अब आपको जवाब देने की कोशिश करनी है बस। थोड़ा सा जवाब में थोड़ा सा, तो ये आपको दिक्कत करता है इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है। अभी शायद आपको आसानी से दिख रहा होगा, यानी अभी विजिबल है ना आपको, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल में। चलिए, तो इसको मैंने हटा ही दिया यहाँ से। तो देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए बड़ा आसान तरीका हमने क्या बताया कि आप अपने कॉन्जुगेट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। अभी कॉन्जुगेट क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखो, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि हर का परिमीकरण करना, इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। इसका डीआर का, तो डीआर का रेशनलाइजेशन आपको करना है, तो क्या करना है, आप नीचे वाली संख्या को सेम लिखेंगे, बस उसका निशान बदल देंगे। तो ये क्या बनेगा, √7 माइनस का √5 अपॉन √7 प्लस का √5 मल्टीप्लाई बाई √7 माइनस का √5 अपॉन √7 माइनस का √5। ठीक है, ऊपर नीचे √7 से -5 से मल्टीप्लाई, इसके अपोजिट सिंबल से, हर के, हर में प्लस था ना तो इसके माइनस से। अब ये क्या हुआ, ये तो ऊपर हो गया √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो 7 का वर्ग किया तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया ना, तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो क्या बचा, 2 बच गया नीचे। तो ये क्या हुआ, आपने कहा 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर और माइनस दोनों की गुणाओं का डबल, 2 इंटू √7 इंटू √5। फॉर्मूला ओपन किया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, ये जो संख्या लिखी थी इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और नीचे क्या बचा, 2। ये क्या हुआ, आपने कहा 7 प्लस का 5 माइनस का 2 √7 इंटू √5 √35 अपॉन 2, 7 और 5 12, तो 12 माइनस का 2 √35 अपॉन 2, 2 ऊपर से बाहर निकाला तो 6 माइनस का √35 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो 6 माइनस का √35। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आ गया सवाल? मुझे तो लगता नहीं कोई भी इसमें दिक्कत है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। और इट इज इजी, मेरे हिसाब से तो ये इजी है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं, फिर तो समझ में आ गया है। चलो, 1/4 गुणा 125 इंटू 0.25 का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है सवाल में ऊपर नीचे, सवाल को मैं सही कर देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग पार्ट सवाल में दिया हुआ है, उस मिसिंग पार्ट को मुझे पूरा करना पड़ेगा। ये है 5 की पावर 1/4, क्या है 5 टू दी पावर 1/4 और गुणा 125 की पावर 0.25, ये ऐसे लिखा है। ठीक है ना, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, सवाल थोड़ा सा अलग लेवल से है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा गलत शायद टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक में भी हो सकता है, उसको मैं सही कर देता हूँ। तो ये 5 की पावर है भाई, ठीक है ना। चलो,
एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए आराम से। ये क्या है, 5 की पावर है ये। चलो भाई शुरू हो जाओ। तो ये 5 की पावर आपको पता लग गई। हाँ ये है 5 की पावर 1/5। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये 5 टू दी पावर लिखा है भाई। और ये 125 की पावर लिखा है। चलो जल्दी से करने की कोशिश करो इसको। अब अभी शायद विजिबल होगा, अब ठीक है। अभी सही दिख रहा होगा आपको ये सब कुछ। ओके अब अच्छा है ना। चलो अब इसको जल्दी से मैंने करेक्ट कर दिया है। अब इसका आंसर देने की कोशिश करो। सवाल आपके समक्ष लिखा हुआ है 5 टू दी पावर 1/4 इंटू 125 टू दी पावर 0.25। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल आसान है। अब देखो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप आसानी इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो 5 टू दी पावर 1/4 तो यहाँ लिखा ही है, मल्टीप्लाई बाई। अब देखो इसकी पावर करें तो कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 5 की पावर 3 हो गया ये भाई। 5 पंजे 25, पंजे 125 होता है ना। इसकी पावर 0.25। इसको क्या बोलते हैं। अगर मैं 1/4 को बोलूं तो आपने कहा कि इसको आप या तो ऐसे लिख लें 5 की पावर 0.25 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 25 थी 75 0.75। तो 5 की पावर कितनी हुई, दोनों को जोड़ दें 25 प्लस 0.75 तो 5 टू द पावर 1 दैट इज ओनली 5। राइट आंसर ओनली 5 नॉट √5। यहां गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। इट इज द आंसर इज सी। सी आंसर है इसका भाई। कैसे गड़बड़, ऐसे नहीं चलेगा, ई ना चलेगा भैया। सिंपल सवाल था, इजीली हो गया, आपने आसानी से जवाब भी दिया। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करें। ऑल ऑफ यू आर रेडी। सवाल समझ में आ गया होगा बड़ी। एक और सवाल, चलो। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। अब आपको यहां पर ऐसी संख्या मुझे बतानी है, लघुत्तम संख्या जिसके द्वारा 625 को भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है और ये आपके समझ में शायद एक बार में ही आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। क्वेश्चन आसान है। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय व्हिच व्हेन 625 इज डिवाइडेड द कोशेंट इज ए परफेक्ट क्यूब। कोशेंट मींस भागफल जो आए वो पूर्ण घन हो, क्यूब रूट हो। और यहां पर आंसर मिलने लगे हैं। हाँ जी, तो आपने कहा ए। देखो आप सभी जानते हैं अगर मैं 625 के फैक्टर करूं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 5 ये तो होगा। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। अब इसमें से क्या हटाऊंगे, 5 का क्यूब बन जाए भाई। क्यूब का मतलब उसमें 3 मल्टीपल होने चाहिए, तो इसमें एक 5 का डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो ये 1 हट जाएगा तो ये पूरा क्यूब रूट निकल आएगा ना, बस। राइट ऑप्शन क्या, 5 का डिवाइड करोगे तो पूर्ण घन यानी आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। स्क्वायर नहीं पूछा था, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बोलते 625। हाँ जी, फिर तो इसका आंसर 25 ही हो जाता। 25 25 हम 625। सवाल थोड़ा सा अलग हटके पूछा गया था। इज इट क्लियर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 5 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर एज पर द क्वेश्चन। चलो एक और है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक से भाग करने पर 7 शेष बचे। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक से भाग करने पर 7 शेष बचे। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। जी, 4 अंकों की में बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 12, 18, 21 और 24 में से जब प्रत्येक से भाग किया जाए तो 7 शेष बचना चाहिए। इस सवाल मैंने आपको शायद इस तरह के कराए भी हैं। इस तरह के प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी कराया भी हूं, बस आपको जवाब देने की हिम्मत जुटानी है, सवाल हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वो नंबर ढूंढना है जो इनसे कट जाए, यानी आपको एक ऐसा प्रॉपर नंबर ढूंढ के निकालना है जो इन सबसे कट जाए। तो सबसे बड़ी बात तो वो है, तो वो नंबर क्या है पहले उसको ढूंढते हैं। वो नंबर क्या है जो इस सबसे कटेगा, है ना। तो देखते हैं वो नंबर क्या है। तो आपने कहा 12, 18, 21 और 24, इनका एलसीएम निकाल लो। जब 2 से डिवाइड किया, 2 छिक्का 12, 9 बार, 21 कटता नहीं, 12 बार। 2 से काटें, 2 तिया 6, 3, 9 कटता नहीं, 21 भी नहीं कटता, 6 बार। फिर 2 से काट दिया आपने, 2 से कटता नहीं, 9 भी नहीं कटता, 21 भी नहीं कटता, 3 कट जाता है। 3 से काटे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3। अब 3 से काट दें, 1, 1, 7 और 3, अब 7 से काट दो। तो ये इनका पूरा एलसीएम निकला। कितना निकला, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, दूनी 84, 84 दूनी 168, 168 में 3 की गुणा कर दे तो दैट इज 504। तो 504 इसका एलसीएम आया, यानी 504 वह संख्या है जो 12, 18, 21 और 24 से पूरा पूरा कटेगी। लेकिन उसने तो बोला है 4 अंक होगी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, आपने कहा ये वाला। यानी 504 के जितने भी मल्टीपल इसमें निकलेंगे वो सब इनसे कटेंगे। तो मैंने 504 का इसमें डिवाइड कर दिया, 1 टाइम गया, यहां बचा 5, यहां बचा 9, यहां बचा 495। फिर आपने 9 उतार लिया, तो 5 नाम 45, भाई ये 5 नाम 45, 9 भर जाएगा, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 3, 2 और 423। अब 423 शेष बच गया, यानी 423 आउट है इसके, 423 इसमें नहीं ले सकते क्योंकि वो शेष बच रहा है। तो पूरी कटने वाली संख्या क्या हुई, आपने कहा 999 में से 423 आपने कम कर दिया। तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5 और 9। तो 9576 वो संख्या है जो इन चारों से कट जाएगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। लेकिन 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 अभी ट्विस्ट है क्या, कि आपको वो संख्या नहीं ढूंढनी जो पूरी पूरी कट जाए, आपको तो वो संख्या ढूंढनी जिसका शेष 7 बचे। इसको डिवाइड करने पर तो शेष 0 बचेगा। तो आपने क्या काम किया, आपने 7 शेष करने के लिए 7 इसमें ऐड कर दिया। तो कितना हुआ, 7, 6, 13, 8, 5, 9। तो 9583 वो नंबर है जिस नंबर में आप 12, 18, 21 से 24 से जब डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली 7 को शेष छोड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। कोई ऐसा मेरे साथी जिसको समझ में ना आई हो तो प्लीज रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेरी। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल लिया जाए फिर, ये तो मैंने भी बताया आपको। चलो क्वेश्चन है, 190 सही 1/2 को में 8 सही 1/2 का डिवाइड करके बताओ कितना बचेगा। चलो देख लेते हैं भाई कितना आएगा। 190 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 8 सही 1/2। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का इस सवाल का। तो देखो ऐसे सवाल करने का कितना, 1190 लिखा है ये। अगर मैं 1190 की बात करता हूं तो शायद आप इजीली सवाल को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो उसको सही बटे में लिख दें तो कितना होगा, 1190 दूनी 2200, 2380 और एक 2381। तो 2381 बटा 2 तो ये हो गया, डिवाइड बाई 8 दूनी 16, 17/2 ये होगा। अगली बार ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है, 2381 बटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2/17। अब 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 2381 में 17 का डिवाइड करना था। 17 एकम 17 बचे 6, 8, 17 चौके 68, बचा कुछ नहीं, 1 उतारा ना जाने का 0। तो 140 सही 1/17, दैट इज द राइट ऑप्शन डी। आसान है। देखो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जो आपको घुमाते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, और ये परेशानी आपको इनसे नहीं होनी चाहिए। आपको तो बस इनको समझने की कोशिश करनी है। यू विल गेट ऑल योर आंसर्स इजीली। क्लियर है भाई। तो आज के सवाल आपको कैसे लगे, मुझे उम्मीद है कि आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपने आनंद लिया होगा। अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और
कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। शुक्रिया।